वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को विकसित भारत के लिए बजट की संकल्पना लेकर देश की संसद के सामने बजट 2024-25 रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को राहत देने और अगले 5 सालों में रोजगार के मौके बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए बजट एलोकेशन की घोषणा की। सीतारमण ने अपना 7वां और नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा, ऐसे समय जब दुनिया में अनिश्चितताएं हैं, भारत की आर्थिक विकास दर एक एक्सेप्शन यानी अपवाद बनी हुई है और आने वाले सालों में भी ऐसा ही होगा। वित्त मंत्री ने एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए एक्सप्रेस वे, बिजली घर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बजट में बिहार को यह आर्थिक मदद सब्सिडी या कैश मदद के रूप में नहीं है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए कई एजेंसियों के जरिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है। निर्मला सीतारमण ने बजट में ग्रामीण विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया, जो देश की जीडीपी का 3.4% है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ किफायती आवासों के निर्माण के लिए सहायता, छोटे और मझले उद्यमों को कर्ज सहायता भी प्रदान की गई है। स्टार्टअप में सभी कैटेगरीज के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा की। मतलब कि जब कोई नॉन लिस्टेड या स्टार्टअप कंपनी शेयर जारी कर पूंजी जुटाती है और उसका वैल्यू कंपनी के उपयुक्त बाजार मूल्य से अधिक होता है, तब उस पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और दूसरे मौके उपलब्ध कराने के योजनाओं और उपायों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 5 साल की अवधि में 1.48 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कंपनियों के लिए इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसमें पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 महीने के वेतन का पेमेंट और नौकरी के पहले 4 सालों में उनके रिटायरमेंट फंड अंशदान के बारे में ऐलान है। एम्पायर को हर एक एक्स्ट्रा कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल के लिए 30,000 रुपए हर महीने तक का इन्वेस्टमेंट शामिल है। शहरी क्षेत्रों में भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर 6.7% बताई है। भले ही प्राइवेट निजी एजेंसियों के मुताबिक ये कहीं ज्यादा लेवल पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्किल में सुधार के साथ छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए रियायती लोन भी दिया जाएगा। मुद्रा लोन योजना के तहत एमएसएमई के लिए कर्ज सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव और स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50% बढ़ाकर 75,000 रुपए करने के साथ नई इनकम टैक्स असेसमेंट सिस्टम चुनने वाले टैक्स पेयर के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया। उन्होंने कहा, इससे टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजीम के तहत सालाना 17,500 रुपए तक की बचत होगी। नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें कम है, हालांकि इससे मिलने वाली छूट भी ना के बराबर है। आइए अब एक साथ इस बजट की मुख्य बातें जानते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। वित्त मंत्री ने इक्विटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी को बढ़ा दिया। इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में गिरावट आई। न्यू टैक्स रिजीम के तहत कर स्लैब में बदलाव किए। 3 से 7 लाख रुपए के बीच आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए के लिए 10%, 10 से 12 लाख रुपए के लिए 15%। न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड कर्मचारी इनकम टैक्स असेसमेंट में 17,500 रुपए तक की बचत कर पाएंगे। कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई। मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% किया गया। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया।
शेयरों की रीपरचेज होने वाली इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव रखा गया। अपील में पेंडिंग इनकम टैक्स असेसमेंट विवाद के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% किया जाएगा। लिस्टेड शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर छूट दी गई। ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई। विवरण दाखिल करने की तय तारीख तक टीडीएस के पेमेंट में देरी को अपराध की कैटेगरी से हटाया गया। इनकम टैक्स असेसमेंट आकलन को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपए हो या उससे ज्यादा हो। सरकार इनकम टैक्स असेसमेंट एक्ट 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जीएसटी को आसान और रैशनलाइज बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 में फिक्स्ड डेफिसिट जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है, जो अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सहित 9 प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म का रोड मैप रखा गया। कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ रुपए तय किया गया। बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का बजट एलोकेशन किया गया। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के जरिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बजट में मोबाइल फोन और सोने पर कस्टम ड्यूटी की कटौती की गई है और कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाया गया है। इस बजट पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती रहूंगी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।